नमस्कार। प्रस्तुत है परती परिकथा का 34वां भाग। जीत के मन का भी कोई पौधा मुरझा गया था। वह इन्हीं नन्ही घाटियों के पानी से सींचकर उसे जिलाने की उम्मीद कर रहा था। पंचेट, माइथन, दुर्गापुर, प्यार के तीर्थ क्षेत्र। पलास का रंग उसकी आंखों में हमेशा छाया रहता। कोनार नदी के किनारे डैम साइट पर एक विशाल क्रेन की छाया में बैठते हुए कहा था जीत ने, न जाने कोसी का काम कब शुरू होगा। वह मेरा इलाका है, कोसी कावलित अंचल, जहां हर साल लाखों प्राणियों की बलि लेती है कोसी महारानी। धड़ धड़ धड़ाम। कोसी हिमालय की गोद से निकलने वाली 3 धाराएं, अरुण, तिमुर और सोन कोसी, बराह क्षेत्र के पास आकर आपस में मिल जाती हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी के बाद सप्तकोसी, फिर कोसी, डायन कोसी। उन पहाड़ियों में भी ब्लास्टिंग होगी, किंतु उसकी प्रतिध्वनि इससे भिन्न होगी। कहते हैं कोसी को बांधना आसान काम नहीं। तिलैया डैम के पास उदास हो गया था जीत। थर्मस में कॉफी पड़ी रही, न खुद पी न इरावती को पीने दी। रात को हजारीबाग के निवास स्थान पर पहुंचते ही वह चंगा हो गया। हजारीबाग का निवास स्थान। जितेंद्र ने कहा, मैं अकेला होता तो किसी होटल में डेरा डालता, किंतु यात्रा की बात इस बार सुख भोगना लिखा हुआ है। पास ही श्यामगढ़ स्टेट का नौरत्न है। मेरे ममेरे भाई के दोस्त दया सिंधु सिंह के दूर के मौसा लगते हैं राजा साहब। हमारे भी मौसा हुए राजा साहब, लेकिन आप तो ना वामपंथी नहीं हैं। आपकी जाति मारी जाएगी। वहाँ नहीं ले चलूँगा आपको। जस्टिस मलिक के खाली बंगले में रहने का परमिट मेरे पास है। जस्टिस मलिक का बंगला? हजारीबाग शहर से 2 मील दूर एकांत में केनाड़ी नामक पहाड़ी की गोद में, छोटी केनाड़ी की चोटी को तुड़वा कर बना है बंगला। आज भी मल्लिका कोठी बिहार के सर्वश्रेष्ठ इमारतों में से एक समझी जाती है। जस्टिस मलिक के वंशधर कलकत्ता में रहते हैं, किंतु एक एक पेड़ और पौधे का कुशल क्षेम चिट्ठी से पूछते हैं। हर महीने कलकत्ता में बाबुओं के दल आते हैं कोठी पे ठहरने का परवाना लेकर। बाग के बूढ़े मालिक की आंखों में हमेशा रहस्य की घुमड़ती छाया दिखाई पड़ती। बरामदे पर बैठकर वह बहुत रात तक दोनों ने बातें की थी। जितेंद्र ने इरावती से कहा था, आपका दुख मैं समझता हूँ, अनुभव करता हूँ। आपके यहाँ की नदियों में खून की बाढ़ आई है। एक अंधवेग, एक पागलपन, एक जुनून। खून की धाराएं बहीं, ज्वार भाटे आए। सिर्फ बाढ़ ही नहीं, दावानल भी, भयंकर लपटें उठाने वाला। सब कुछ जल गया। धन संपत्ति, कला, कौशल, मैं उसकी भीषणता की कल्पना कर सकता हूँ। और आप भी कल्पना कीजिए उस भूभाग की डायन कोसी के सफ़ेद बलुआही आंचल पर बिखरे लाखों नए नरकंकालों की कल्पना से आप डर तो नहीं जाएंगी? दूर पहाड़ी के उस पार शाल के जंगल में बाघ गरजा, हों हों हों। ठाए ठाए बधी भैंस पर टूटने वाले बाघ की जान निश्चय ही गई। जितेंद्र ने कहा, बाघ मरा है। इरावती और जितेंद्र दोनों ने उस दिन उपवास किया था। दोनों गुमसुम रहे थे। दोनों ने दामोदर नदी में डुबकी लगाकर स्नान किया था और राह में एक थके वृद्ध किसान को जीप से चढ़ाकर घर पहुंचाने का पुण्य किया था, आशीर्वाद बटोरा था। बूढ़ा तैश में आकर देखने निकल पड़ा था, पथरीली धरती को समतल बना लेंगे ये लोग। खेल बात है, सब झूठ। इस इलाके का खाता पिता किसान था बूढ़ा। भबरा गांव में उतारकर बूढ़े ने कमरबंद से 2 रुपए का नोट निकालकर जितेंद्र को देते हुए कहा, बाल बच्चा राजी खुशी से रहेंगे आपके, वही भोगेंगे भी यह सब। कपाल में यह सब भी देखना क्या बदा था। देख लिया दामोदर की छाती पर धन चलते। जितेंद्र ने नोट वापस करते हुए कहा था, आप भी भोगेंगे बाबा। कौन मारे 100 साल की देर हो रही है। 10 साल में तो सिंचाई शुरू हो जाएगी। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा था, कत्ते
तनख्वाह मिले हको, तुहर तनख्वाह बढ़तौ तोहर। मल्लिक कोठी की खिड़की में हजारीबाग जेल के टावर की रोशनी एक मनहूस सितारे की तरह झिलमिलाती। जितेंद्र को मल्लिक कोठी की एक एक रात की याद आने लगी थी। 1941, 42, 43 और फिर 50। वह उठकर अपने कमरे में चला गया। इरावती आराम कुर्सी पर झपकियां लेती सो गई। छोटा सा सपना आया था, उसका प्यार फिर पनप रहा है। इंसान फिर कत्ल और बलात्कार ही नहीं करता है, इंसान गढ़ भी तो सकता है। गढ़ रहा है, बन रहा है, रचना कर रहा है, समाज के लिए, आवाम के लिए, वीरान को बसाने के लिए, बंध्या धरती को शस्य श्यामला बनाने के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहा है आदमी। उसके प्यार के पनपने के लक्षण। वह सपने में बार बार रोमांचित हुई। वाइनाक्यूलर इरावती की आंखों के सामने से हटाते हुए जितेंद्र ने कहा, उठो। मल्लिक कोठी के चौकीदार के गले की आवाज फटी फटी। नींद खुली इरावती की। चौकीदार ने कहा, मेम साहब अंदर जाइए, बिछावन किया हुआ है। इस पहाड़ी में एगो अजगर बड़ा उत्पात मचा रहा है, कई महीना से। हंसता हुआ आया जीत। चौकीदार चला गया। जितेंद्र ने बहुत समझाया, कहा 10 साल पहले भी एक भद्र महिला को इस चौकीदार ने अजगर का डर दिखाया था। जितेंद्र नाथ को यह दिखाने के लिए कि वह 10 साल पहले आने वाली महिला की तरह अजगर से नहीं डरती, इरावती अपने कमरे की खिड़कियों को खोल कर सोई। किंतु सच्ची बात, वह अजगर का नाम सुनकर ही डर गई थी। खिड़कियों के रंग बिरंगे कांच, मणि मुक्ता भंडार, नाना रत्नों की खान पर सोई है इरावती। एक बड़ा सा छत्रधारी सांप फुफकारता है, भाग जा, मेरी जगह छोड़ दे। बाहर बरामदे पर चौकीदार के खर्राटे। इरावती डर से उठ बैठी थी। धूसर, वीरान, प्रांतर। जितेंद्र ने इस अंचल की चर्चा बार बार की। वह हंसकर अपने को परतीपुर कहता और इरावती को पांचाली। इधर की ही कहीं जितेंद्र का गांव होगा। कहाँ होगा परतीपुत्र? ओ परतीपुत्र, खबरदार, होय खबरदार। अंतहीन शून्य मैदान में कैंप के पहरे वालों की आवाज बड़ी खौफनाक मालूम होती है। इरावती को नींद नहीं आ रही। कहाँ हो जीत तुम? मैं तब से दर्जनों बार छोटा नागपुर के उन कर्म क्षेत्रों में भटकी फिरी हूँ। बोखारो के 3 प्लांट को चलते देख आई हूँ। कोनार और तिलैया के रिजर्वायर के नील जल से मुंह धो आई हूँ। और तुम्हारी कोसी मैया के कछार पर कब से घूम रही हूँ। तुम कहीं नहीं मिले। वर्षों से तुम्हारे सपनों के देश में हूँ। तुम मिलो तो एक कविता सुना दो गाकर। निश्चय ही तुम स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। तुम्हारा वाइनाक्यूलर। इरावती के मामा मिस्टर खानचंद गारचा कैंप के बड़े साहब हैं। 3 बजे रात को ही उठकर जीप स्टार्ट कर रहे हैं। भर्र। इरावती करवट लेती है। गांव में दलित वर्ग को हर तरह से मर्दित रख करके रखा गया था। अब तक नाटक मंडली के लिए प्रत्येक वर्ष खलिहान पर ही चंदे का थान काट देते थे बाबू लोग। लेकिन कभी भी द्वारपाल, सैनिक अथवा दूत का पाठ छोड़कर अच्छा पाठ माने हीरो का पाठ नहीं दिया सवर्ण टोली के लोगों ने। दीवाना जी ने नाटक की रचना खासकर नाटक मंडलियों के लिए की थी। दीवाना जी की बात विचार करके देखने की है। नाटक मंडली के लिए सभी चंदा देते हैं और नाटक में राजा, राजा का बेटा, पुरोहित, मंत्री आदि जितने भी अच्छे पाठ होते हैं ऊंचे जाति वालों को दे दिए जाते हैं। बाकी बचे हुए लोगों को तो जो आज्ञा वाला पाठ देकर टरका दिया जाता है। कहते हैं नाटक में जितना पाठ लिखा है उससे ज़्यादा लोगों को कैसे दिया जाए। भला शहर के नाटक लिखने वालों को क्या मालूम कि गांव में कितने लोग यूं ही बिना पाठ के रह जाते हैं। प्यार का बाजार में 3 हीरो हैं। 3 नहीं, 30 हीरो हैं। औरत का पाठ कोई लेना नहीं चाहता है, इसलिए घूंघट वाली हीरोइन की व्यवस्था की गई है किताब में। दीवाना जी ने गांव की पुरानी नाटक मंडलियों की धांधली का पर्दाफाश करते हुए कहा, गांव में गांव के नाटककार या नाटक स्टेज नहीं करते,
और देश के कल्याण की बात करते हैं। किंतु प्यार का बाजार ने एक विराट व्यापार का रूप धारण किया। दलित नाटक मंडली वाले जब सवर्ण टोली से पर्दा पोशाक लेकर चले गए तो मालूम हुआ कि अब वे पर्दा पोशाक लौटाकर नहीं देंगे। 25 साल से चंदा लिया जा रहा है मगर कभी हीरो का पार्ट नहीं मिला। छित्तन बाबू ने पुस्तकालय को हथिया लिया। बीकू बाबू सरकारी रेडियो बजाते हैं। अपनी कोठरी में पर्दा पोशाक पर दलित नाटक मंडली का कब्जा होना जायज है। देखना है कौन मांगने आता है पर्दा पोशाक। एक मूंछ भी नहीं मिलेगी। किंतु सवर्ण टोली पर जाहिरा इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नाटक शुरू होने के 2 घंटा पहले सवर्ण टोली के दर्शक भी पहुंचे। सबने मिलकर स्टेज की तारीफ की, सजावट को सराहा। बातों ही बातों में सवर्ण टोली के नौजवानों ने अपनी गलती मान ली। नाटक मंडली के स्थायी मंत्री जी बोले, नाटक ही करना था तो मिलजुल कर करते। दूर दूर से लोग देखने आए हैं, क्या कहेंगे लोग? अरे भाई, जमीन की लड़ाई जमीन पर, गांव की लड़ाई गांव में होती रहती, लेकिन नाटक मंडली में फूट होने से दुनिया हंसेगी। एक तेज नौजवान ने कांपती हुई आवाज में कहा, परानपुर की प्रतिष्ठा का प्रश्न है प्यारे भाइयों। दीवान जी को समझाया गया, नाटक मंडली ने अब तक उनकी किताब को अस्वीकृत करके भारी भूल की है। गांव के नाटककार की कद्र गांव में ना हो यह अच्छी बात नहीं, किंतु यह बात भी ठीक है कि दूसरे सीन में संशोधन की आवश्यकता है। संशोधन करके नाटक चमक उठेगा। दीवाना जी ने उत्साह से हाथ फेंकते हुए कहा, यह तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। एक रात में नाटक लिखा है, 5 मिनट में संशोधन कर सकता हूं। सर्वसम्मति से यह संशोधन भी स्वीकृत हो गया कि सवर्ण और दलित दोनों दल के लोग मिलजुल कर नाटक खेलेंगे। सवर्ण टोली वाले सिर्फ संशोधित सीन में उतरेंगे। दलित दल के एक भी हीरो को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। हारमोनियम मास्टर ने जब मार कटारी मरी जाना गीत के गत बजाना शुरू किया तो किसी को भी होश नहीं। दर्शकों ने तालियां बजाकर पर्दा उठाने की उत्कंठा प्रकट की। पर्दा उठा। प्रथम दृश्य में नाटककार मंगनी सिंह उर्फ प्रेम कुमार दीवाना जी ने 15 मिनट भाषण देकर प्रमाणित कर दिया कि सिर्फ नाटकों में ही ग्राम सुधार संपन्न है। शर्त यह है कि गांव में गांव के योग्य नाटक ही खेले जाएं। बीच बीच में दोहा, कवित्त, शेर जोड़कर दीवाना जी ने इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, रूस आदि देशों के नाटकों पर काफी प्रकाश डाला। प्रथम दृश्य में दलित मंडली के 1 दर्जन कलाकारों ने मिलकर प्रेम प्रार्थना की। प्रेम की महिमा अपार जग में, प्रेम की महिमा अपार। हाँ। दूसरा दृश्य, इसी दृश्य में सवर्ण टोली के 20 कलाकारों को एक ही साथ उतरना था। सबसे पहले एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर स्टेज पर आया। दीवाना जी पर्दे की आड़ से प्रॉम्प्टिंग कर रहे थे, किंतु उस हीरो ने अपने डायलॉग में पुकारा, साथियों तैयार हो। अंदर से सम्मिलित आवाज आई, हम तैयार हैं। हुक्म दिया प्रथम व्यक्ति ने, एक एक कर प्रवेश करो। 20 कलाकार किस्म किस्म की पोशाकों और हथियारों से लैस होकर स्टेज पर आए। 8-10 नायकों के सिर पर बक्से भी लदे थे। दीवाना जी दौड़कर स्टेज पर आए। उन्होंने कुछ कहने की चेष्टा की, किंतु प्रथम हीरो ने हुक्म दिया, इस आदमी को कैद कर लो। दीवाना जी चक्रव्यूह में फंस गए। उन्होंने बहुत हाथ पैर मारने की चेष्टा की। इस घेर भाग और धरपकड़ से संवेद दर्शक मंडल बेहद खुश हुई और तालियों से इस दृश्य का स्वागत हुआ। हारमोनियम मास्टर साहब ने लड़ाई वाली धुन बजाते हुए तबलची से कहा, अंग्रेजी बाजा की तरह बजाओ, ड्रम 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 डम 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 डम। दीवाना जी पकड़े गए। हीरो आखिरी डायलॉग बोला, निकल पड़ो। 20 हीरो सारे साजो सामान और पोशाक के साथ दर्शकों के बीच उतर पड़े। 2 नायकों ने नाटककार जी को कंधे पर बेबस करके लटका लिया था। दलित टोले के पंचायती पेट्रोमैक्स को गुल कर दिया गया। भीषण कलरव और कोलाहल में किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। टंगे हुए पर्दे की डोरी को काट कर ले गए सवर्ण टोली के नायक। 12-13 व्यक्ति नकली तलवार की मार से घायल भी हुए। गांव में सरगर्मी है। थाने में खबर दी गई है। लुत्तो, गरुड़ध्वजा, वीरभद्र बाबू वगैरह पैरवी कर रहे हैं, गवाही देंगे। नाटक की बात नहीं, डकैती का अभियोग लगाकर नालिश की गई है। सवर्ण टोली के नौजवानों ने प्यार का बाजार को सैबोटाज कर दिया। किंतु उसी रात को हवेली की बगिया में एक दलित दुहिता ने एक सवर्ण युवक से
कि प्यार के संसार को असंख्य चांद सितारों से जगमगा दिया। युवक धन्य हुआ। तुम्हारी जाति मारी गई। मलारी मुस्काई। हाय हाय, तुम्हारी जाति चली गई? कहाँ चली गई जाति? सुवंश ने मलारी के कान के पास मुंह रखकर पूछा। किसकी जाति मारी गई? मलारी ने बार बार सुवंश की जाति को लौटाने की चेष्टा की। मरी हुई जाति जी जाती फिर मर जाती, मरती और जीती हुई जाति के अंत में अमर हो गई। सुवंश ने मलारी के घुंघराले बालों की लहरों का पर हौले हाथ फेरते हुए कहा, मलारी, मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब जी की जलन को सहना मेरे बूते की बात नहीं। मलारी एक क्षण के लिए गंभीर हुई, फिर बोली, और मैं किससे पूछूं? मेरा दुख तुमसे दूना है सुवंश बाबू। फिर तुमने बाबू कहा, लाओ जुर्माना। मलारी ने हंसकर दंड स्वीकार किया। सूखे पत्ते की खड़खड़ाहट पर चौंक कर मलारी ने अपने को सुवंश के बंधन से छुड़ाना चाहा। शायद कोई आ रहा है, इधर ही कोई आवे मेरी बला से, मैं नहीं डरता। मलारी, तुम विश्वास क्यों नहीं करती? तुम नहीं जानते विश्वास करने में कितना सुख मिलता है मुझे, किंतु मन में जमता ही नहीं। जो कुछ आज तक नहीं हुआ वह तुमसे कैसे हो सकेगा? मैं कुछ नहीं समझ पाती हूँ। सुवंश की चौड़ी छाती पर अपना सिर रखकर बोली मलारी, गांव में भूकंप हो जाएगा, कैसे संभाल सकोगी तुम अपने को? इसलिए कहती हूँ, जो हुआ बहुत हुआ। अब सुवंश ने अपनी हथेली से मलारी का मुंह बंद कर दिया। पेड़ पर बैठे किसी पंछी ने डैने फैलाए, ओस की बूंदें झरझरा कर धरती पर गिरी। इस अंक में यहीं तक, आगे अगले अंक में। धन्यवाद।